तो चलिए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जाम 2024। जो ये पेपर अभी ये हुआ था 2024 के सेट में मैथमेटिक्स का सेट नंबर 4 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। इसका संकेतांक है 822 HY। एक एक अंक के जो प्रश्न बहुविकल्पी पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चन को यहाँ पे कराए जाएंगे। और शुरू करते हैं इसको। इसका पहला प्रश्न है, बहुपद 3x² + 5s + 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न दिया है बहुपद 3x² + 5s + 2 के शून्यकों का योग। तो चार विकल्प इसमें दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसका तुलना कराते हैं ax² + bx + c। तो इससे जब तुलना कराएंगे तो a बराबर 3 दिखेगा, b बराबर 5, c बराबर 2। और शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है ये बराबर -b/a। अब इसी में रख देते हैं, -b का मान 5 और a का मान 3, -5/3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो विकल्प है बी, विकल्प बी इसका उत्तर सही हो जाएगा। विकल्प बी, विकल्प बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दूसरा है, समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा। इसके लिए a का मान क्या होगा। इसमें दिया है 2x + ay = 1 और 3x - 5y = 7। इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तो a का मान क्या आएगा। तो इसके लिए एक प्रतिबंध होता है कोई हल न होने का, a1/a2 = b1/b2 = c ≠ c1/c2। तो अब इसमें a1 a2 फिर 2 3 यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 बराबर b1 का मान a है और b2 का मान -5, a/-5 ≠ c1/c2। इसको जब उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -1/-7, -1/-7। तो यहां से ये दोनों लेकर के a का मान निकाल सकते हैं। तो तीरे गुणा कर दें तो 3a बराबर -10, तो a बराबर -10/3। तो a का मान -10/3 होगा। तो यहाँ पे इसका जो विकल्प सही होगा वो विकल्प होगा सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, समीकरण 2x² + 5s + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति। यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है 2x² + 5s + 4 = 0। इसके मूलों की प्रकृति पूछा हुआ है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए विविधकर निकालते हैं। विविधकर जो d से दिखाते हैं ये होता है b² - 4ac। इसी में रख देते हैं। तो यहाँ पे a का मान ये जो बताया था आप लोगों को ax² + bs + c, इसी से इसकी तुलना करा लीजिए। तो a का मान 2 है, b का मान 5, c का मान 4, इसी में रख दीजिए। तो b की जगह 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 2, c का मान 4 बराबर 25 - 4 दूनी 8 चौके 32। 25 - 32 घटाएंगे तो -7 आएगा। तो ये जो माइनस में आपको दिख रहा है d का मान, तो जब भी d का मान 0 से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक हो तो उस स्थिति में समीकरण का जो मूल की प्रकृति होगा वो वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, इसका मूल जो है वास्तविक नहीं है, इसका मूल वास्तविक नहीं है यानी कि काल्पनिक है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन मिलेगा विकल्प डी, विकल्प डी इसका सही है। विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथा है, समांतर श्रेणी 4 9 14 254 इसका अंत से दसवां पद ज्ञात करना है। अंत से निकालना है तो श्रेणी का अंत से जब शुरू करेंगे तो पहला पद 254 मान लेंगे। पहला पद को a से दिखाते हैं, ये 254 हो जाएगा। और जो सार्वंतर है, अगर आप इधर से देखेंगे प्रारंभ से तो घटाएंगे 9 में से 4 तो सार्वंतर 5 होगा, लेकिन अंत से आपको निकालना है दसवां पद तो इसका जो है माइनस में हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा। तो अगर इधर से d का मान 5 आ रहा है तो इस तरफ से चलेंगे तो d का मान -5 होगा। और पदों की संख्या, ये दसवां पद निकालना है n बराबर 10 ले लेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे an बराबर
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 254 रखेंगे, 254 प्लस n का मान 10 रखेंगे तो 10 माइनस 1 9 और d का मान -5। तो 254 माइनस 45, 9 पचे 45, घटा दीजिए तो 14 में से 5 गया 9, 4 में से 4 घटाएंगे 0 और ये 2, 209। 209 इसका जो है 10वां पद होगा अंत से। तो 209 इसका विकल्प सी मिल रहा है, विकल्प सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पे दो त्रिभुज दिए गए हैं। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। दो त्रिभुज दिए गए हैं, इस त्रिभुज को पहले बना लेते हैं। एक त्रिभुज देखिए ये है और दूसरा ये इस तरह से दिया है। इनकी भुजाओं की लंबाइयां दी हुई है, ए बी सी इसका नाम है और इसका डी ई एफ। ए बी की लंबाई 2.5 सेमी, बी सी है 3 सेमी, कोण बी है 80 अंश और इसमें जो है ये दिया है 5 सेमी, ये दिया है 6 सेमी और कोण डी दिया है 80 अंश। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो इसे सांकेतिक रूप में दिखाना है कि त्रिभुज का जो नाम है वो किस क्रम से दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। तो इधर का देखिए ए बी सी पहले ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब ये आपको समरूपता का एक प्रमेय नियम होता है कि अगर दो भुजाओं का अनुपात दिया गया हो और उनके अंतरित कोण समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। तो यहाँ पे जो ये भुजा है ए बी 2.5 सेमी और डी ई जो देख रहे हैं ये 5 सेमी दिया है। तो देखेंगे अगर तो ये बी ए बी जो 80 बिंदु बी पर बन रहा है तो यहाँ डी पर बन रहा है, यानी जो बी है बीच में तो यहाँ डी भी बीच में रखना है। और जो ए से बी गया है तो यहाँ से ई से डी लेना है, ई से डी ई डी। और जो सी है तो लास्ट में यहाँ पे एफ ले लेंगे। इस तरह से इसका क्रम बना लेंगे। बस आप पहले कोण का ध्यान दीजिए कि जो ये कोण बी है, यहाँ कोण डी 80, दोनों 80-80 बराबर दिख रहा है और बीच में बी यहाँ दिख रहा है तो डी भी यहाँ पे बीच में लेना होगा। और ए बी भुजा जो कि 5 सेमी है, 2.5 सेमी है, ये 2.5 सेमी तो ये 5 सेमी है, इसका दूना है। ठीक है, तो दूना का अनुपात 3 का दूना 6 यहाँ भी दिख रहा है आपको। तो ये अगर ले रहे हैं ए बी तो यहाँ पे लेना होगा ई डी, क्योंकि जाके बी पर मिल रहा है, ये जाके डी पर मिल रहा है तो ई डी लेंगे और जो एफ है वो सी की जगह एफ ले लेंगे। तो इस तरह से ये जो समरूप त्रिभुज दिखाने का जो ये सांकेतिक रूप है, ये इस तरह से इसका आंसर होगा। तो इसका जो विकल्प मिल रहा है बच्चों, ये जो है विकल्प सी है, विकल्प सी इसका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6 है, बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी निकालना है। बिंदु है -3 -4, इसकी मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब इससे जब दूरी निकालेंगे तो दूरी d बराबर कड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी ये x1 है माइनस x2 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -4 - 0 का होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर देंगे तो -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर धन 16, तो 16 9 जोड़ेंगे तो 25, कड़ी में 25 बराबर 5 मात्रक। तो बीच की दूरी जो है मूल बिंदु से इसकी दूरी 5 मात्रक होगी और ये 5 मात्रक विकल्प सी में है। ऑप्शन सी इसका सही होगा, विकल्प सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है, यदि cot a बराबर 3/4 तो sec a का मान क्या होगा। cot a दिया हुआ है 3/4, cot a बराबर 3/4 तो sec a का मान निकालना है। तो आपको बता दें कि जो cot होता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। तो कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का जो वर्ग होता है ये आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। ये हल करेंगे तो 9 और ये 16 25, तो कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो सेक ए जो होता है, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण निकाले हैं 5
और आधार है 3, 5/3 इसका उत्तर हो जाएगा, 5/3। तो इसका जो विकल्प है, विकल्प डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां के बाद प्रश्न संख्या 8, 8वां दिया हुआ है, यदि tan अल्फा बराबर साइन अल्फा तो अल्फा का मान क्या होगा। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात tan अल्फा बराबर साइन अल्फा दिया है, तो अल्फा कितना अंश होगा। तो आपको बता दें, त्रिकोणमितीय सारणी से आप ये देखिए कि tan और साइन का कौन सा कोण मान बराबर होता है। तो आप देखेंगे कि अल्फा का मान 0 डिग्री अगर रखें यहाँ पे, तो tan 0 का मान 0 और साइन 0 का मान 0, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो अल्फा बराबर 0 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प ये मिलेगा, विकल्प ए, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, विकल्प ए। ठीक है, OMR में आप लोग को गोला भरना होता है, तो गोला को भरेंगे। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात एक संबंधी कड़ी में 3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ये ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। एक छड़ है और उसकी छाया पड़ रही है, इसका मतलब है कि जो छड़ है ऊर्ध्वाधर खड़ी है और उसकी छाया जमीन पर पड़ रही है, तो दोनों का अनुपात दिया है। छड़ की लंबाई और छाया, जो छाया पड़ रहा है, एक संबंधी कड़ी में 3 का अनुपात है ये। तब ये उन्नयन कोण जो यहाँ पे बन रहा है यही पूछा जा रहा है। तो 1/कड़ी में 3 अगर लेंगे थीटा के हिसाब से, तो ये लंब है, ये आधार है। 1/कड़ी में 3 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार tan होता है, तो ये tan थीटा हो जाएगा। तो 1/कड़ी में 3 जो है tan 30 अंश का मान होता है, तो tan थीटा बराबर tan 30, तो थीटा बराबर 30 अंश हो जाएगा। तो 30 अंश इसका उन्नयन कोण होगा बच्चों। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प ए इसका करेक्ट हो जाएगा, विकल्प ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10वां दिया है, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। कितनी समांतर रेखाएं होंगी। एक वृत्त है, वृत्त के व्यास के सिरे, देखिए अगर ये वृत्त का केंद्र है तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो जीवा होती है ये व्यास कहलाता है। तो ये ए बी व्यास है, तो व्यास का जो ये सिरा ए और बी है, अगर इस पर मैं समांतर रेखा खींचूं, जो दो स्पर्श रेखाएं खींचूंगा, स्पर्श रेखाएं अगर खींचूं, तो ये आपस में समांतर अवश्य होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर 90 अंश है, और ये भी त्रिज्या वो भी है, ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये भी 90 अंश होगा। तो दोनों 90 अगर आपस में बराबर है, यानी कि ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण अगर 90-90 बराबर है, तो ये दोनों जो है स्पर्श रेखाएं समांतर होगी। तो कितनी समांतर रेखाएं यहाँ पर दिख रहा है, 2 समांतर रेखा यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 स्पर्श रेखाएं समांतर खींची जा सकती हैं। विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, विकल्प सी, विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11। तो 11वां है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्त है 12 सेमी त्रिज्या का, और ये केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करने वाली त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मान लेते हैं ये त्रिज्या OA और OB, ये त्रिज्या दिया है 12 सेमी, तो ये भी होगा 12 सेमी। 60 अंश का कोण जो अंतरित कर रहा है, तो इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई r² थीटा बटे 360। तो पाई का मान 22/7 रखेंगे, या विकल्प में देखिए पाई के रूप में दिया है, तो उसको रहने दीजिए पाई को। आर का मान 12 रखेंगे, तो 12 × 12, और थीटा का मान 60 अंश बटे 360। तो यहाँ से 0 0 से कैंसिल, 6 से काटेंगे, 6 6 के 36 हो जाएगा। फिर ये 6 से काटेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो यहाँ से 12 दूना 24 पाई, 24 पाई सेमी स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखा जाए इसका जो विकल्प है, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है, ये त्रिज्यखंड वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। हर चैप्टर से 1 से 2 सवाल आपको जरूर मिलेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न जरूर जो है
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 में दिया है यदि एक गोले का व्यास d है और उसका आयतन क्या होगा। गोले का जो व्यास है वो d दिया है, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर d/2। तो इसका आयतन निकालना है, गोले का आयतन। गोले का जो आयतन होता है ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। इसी फार्मूले में r का मान रख देंगे, तो 4/3 पाई d/2 का 3 बार गुणा करेंगे, d/2 गुणे d/2 गुणे d/2। तो यहाँ से 2 दूनी 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये जो 2 है 2 तिहाई 6 हो जाएगा, तो पाई/6 d क्यूब। ठीक है, पाई/6 d क्यूब, सेमी क्यूब आ जाएगा, घन सेमी आ जाएगा। तो इसका जो विकल्प होगा पाई/6 d क्यूब, विकल्प डी इसका सही है, विकल्प डी। ठीक है, विकल्प डी इसका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 दिया है r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। एक अर्धगोला है, अर्धगोला जो कि गोले का आधा हिस्सा होता है, कुछ इस तरह से आप जानते हैं, ये है अर्धगोला। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आप नींबू है, नींबू को काटोगे आधा पर से, तो आधा हिस्सा जो वक्र पृष्ठ है वो 2 पाई r स्क्वायर होता है, और ये ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हैं ये एक वृत्त है, तो ये पाई r स्क्वायर होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। 3 पाई r स्क्वायर जो है इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 है, तो इसका प्रश्न संख्या 14 है, इसमें दिया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। वर्ग अंतराल और दूसरा बारंबारता, इससे हमें माध्यिका वर्ग निकालना है। वर्ग अंतराल जो दिया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, और बारंबारता दिया है 4, 6, 5, 8, 2, 4, 6, 5, 8, 2। और संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता, इसको निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता को। तो पहले जो है उसको उतार लेंगे, 4, 4, 6, 10 हो जाएगा, 10, 5, 15, 15, 8, 23, 23, 2, 25। संचयी बारंबारता तैयार करने के बाद ये जो बारंबारता है इसको पहले जोड़ लेते हैं, जो लास्ट में 25 आया है वही 25 यहाँ भी आएगा, तो इसे n से दिखाते हैं। तो n बराबर 4, 6, 10, 5, 15, 15, 8, 23, 23, 2, 25। इसके बाद n/2 निकाल लेते हैं, 25/2 बराबर, इसको काटेंगे तो 12.5 आएगा। अब ये संचयी बारंबारता वाले कॉलम में देखेंगे कि किसके पास आएगा, तो 4 के बाद 10 है, 10 के बाद आएगा ये 12.5, तो यानी 15 में आएगा। तो 15 के सीध में जो ये वर्ग अंतराल दिख रहा है यही माध्यिका वर्ग है। तो जो माध्यिका वर्ग आ रहा है, माध्यिका वर्ग, ये 10 से 15 ये निकल के आ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है बच्चों, इसको देखा जाए तो इसका जो विकल्प है विकल्प सी सही है, विकल्प सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 15। 15 में है किसी बारंबारता सारणी के माध्य और माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्य और माध्यिका दिया है, माध्य दिया है 27, माध्य बराबर 27, और माध्यिका दिया है, माध्यिका बराबर 29, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो इसका तो सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, इसी से रख करके निकाल सकते हैं। तो 3 गुणे माध्यिका जो है 29 है, माइनस 2 गुणे माध्य जो है 27 है। 3 से गुणा करेंगे तो 3 और 27, 2, 3 दूना 6, 2, 8, 87 माइनस 54, घटा दीजिए इसको, तो 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 33 आ रहा है। तो बहुलक का मान जो है 33 होगा, विकल्प सी सही है इसका। ठीक है, विकल्प इसका सी सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16।
16 में निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। ठीक है, इसका माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है और उसके मदद से हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो पहले इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए इसको, तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और बारंबारता दिया है 2, 1, 4, 3। बहुत ही छोटा सा ये आंकड़ा है और इससे माध्य निकालना है। बारंबारता को FI से दिखाते हैं, ये FI से इसको दिखाते हैं और इसके बाद बनाते हैं मध्य बिंदु, क्योंकि हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए मध्य बिंदु ज्ञात किया जाता है। मध्य बिंदु इसी वर्ग अंतराल से निकालते हैं। 0 और 10 के जो मध्य में होगा वो 5 होगा। 10 20 के बीच का मध्य जो है 15 होगा। 20 30 का मध्य 25 होगा। या तो जोड़ दीजिए, 20 30 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा 25, ऐसे भी निकाल सकते हो। 40 30 70, 70 का आधा 35। और अगर आपको पहले ये मालूम हो जाए 5 है, तो उसके बाद जो है 10 आप जोड़ते जाइए। जैसे ये 10 का अंतराल है तो यहाँ 10 जोड़ सकते हैं। 5 के बाद 15, 15 के बाद 25, 25 10 35। मध्य बिंदु निकालते हैं, ये निकल गया, इसे XI से दिखाते हैं और ये FI है। अगला कॉलम होता है FI इंटू XI, गुणा कर देंगे। तो ये जो गुणा करेंगे तो ये 10 होगा, ये 15 होगा और ये 100 हो जाएगा और ये 35 तियां 105। इसके बाद इस वाले कॉलम को जोड़ लेते हैं, जिसे हम सिग्मा FI XI से दिखाते हैं। तो 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 2 3 1 1 2, 230 आ रहा है इसका योगफल। और जो बारंबारता है इसका योगफल सिग्मा FI से दिखाते हैं। 2 1 3 3 4 7 7 3 10 हो जाएगा। तो इसलिए माध्य बराबर जो सूत्र होता है समांतर माध्य का, माध्य बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। जो ये निकाले हैं इसी का मान इसी में रख दीजिए। तो 230 बटे 10, तो 0 कैंसिल होके 23 आएगा। ठीक है, इसका जो माध्य आया वो 23 है। तो कौन सा विकल्प सही है ये देखेंगे आप लोग ऑप्शन में, तो ये सटीक नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। लेकिन माध्य निकालने के लिए पूछा हुआ है, शायद बहुत इसका माध्य दिया, वो विकल्प नहीं दिया हुआ है। तो अगर देगा तो जो 23 होगा वही विकल्प उसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 17 दिया हुआ है, एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। ठीक है, एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब जिसमें 366 दिन होता है, 366 दिन में 53वां सोमवार आए, इसकी क्या प्रायिकता है। तो जानते हैं कि जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अगर मैं इसमें भाग दे दूं तो सप्ताह की संख्या निकल के आएगा। तो जैसे ही इसमें हम 7 से भाग देंगे तो 52 पूर्ण सप्ताह आएगा, 52 पूर्ण सप्ताह आएगा और शेषफल 2 बचेगा, यानी शेष 2 दिन शेषफल बचेगा। तो 52 जो पूर्ण सप्ताह है उसमें तो सोमवार जो आएंगे वो 52 बार आएंगे। जो 53वां सोमवार होगा वो इस 2 दिन में कौन कौन कितनी बार आ सकता है। तो जैसे ही आप बनाएंगे सोमवार मंगलवार मंगलवार बुधवार, ऐसे आप बनाएंगे तो ये 7 प्रकार का संभावना बनेगा। जो 2 दिन बचते हैं, ये 2 दिन में क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सोमवार मंगलवार हो, या फिर मंगलवार बुधवार हो, या फिर बुधवार बृहस्पतिवार हो, या फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार हो, या शुक्रवार शनिवार हो, या फिर शनिवार रविवार हो, या रविवार सोमवार हो। और फिर सोमवार मंगलवार यहाँ पे आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 दिन है, ये इन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। लेकिन आपने प्रश्न में पूछा हुआ है कि 53 सोमवार, तो 52 सोमवार तो हो चुका है। तो जो 53वां सोमवार होगा वो इसमें से सोमवार कहाँ कहाँ पड़ रहा है, देखिए यहाँ सोमवार पड़ रहा है और उसके बाद रविवार सोमवार यहाँ पड़ रहा है। तो इन 7 में 2 बार पड़ रहा है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 53 सोमवार हो जाने की प्रायिकता 2/7, 2 बार आ रहा है, टोटल संभावना 7 है, तो 2/7।
तो इसका जो विकल्प होगा, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही होगा। ठीक है, ये प्रश्न आप लोगों को प्रायिकता में पढ़ाया गया है, बताया गया है, मैंने और भी सेट में कराया है इसको, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आता है इस पर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या जो 19 है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु दिया है 2,3 4,1, इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है कड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये जो निर्देशांक है x1 कामा y1 ले लीजिए और इस वाले को x2 कामा y2 ले लीजिए। तो इसी से इसका मान इस सूत्र में रख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 का वर्ग धन y1 का मान है 3 माइनस 1 का वर्ग। तो यहाँ से ये करेंगे घटा करके, तो माइनस 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग बराबर माइनस 2 का वर्ग 4 धन 2 का वर्ग 4, कड़ी में 8, कड़ी में 8 को 2 कड़ी में 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी 2 कड़ी में 2 आ रहा है, विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, विकल्प सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है? इसमें 4 विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है कड़ी में 25, दूसरा विकल्प है कड़ी में 81, तीसरा है 5/3, चौथा है 5 धन कड़ी में 2। इसमें से कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय संख्याएं आपको छांटनी है। तो 25 कड़ी में है तो इसका वर्गमूल 5, और ये 5 क्या है? परिमेय संख्या है, तो ये तो है नहीं अपरिमेय। 81 का वर्गमूल 9, ये परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। 5/3 p/q, ये भी परिमेय है, तो अपरिमेय यही बचेगा। अपरिमेय संख्या में अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय अगर जोड़ा जाए तो ये हमेशा अपरिमेय मिलता है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या विकल्प डी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपका ये कंप्लीट होता है। एक एक अंक का OMR में भरना होता है। ये सेट नंबर 4 था, संकेतांक 822 HY। अब इसकी जो बाकी प्रश्न है 2-2 अंक, 4-4 अंक और 6-6 अंक वाले, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, और आप लोग जो है इस जो पेपर सेट में करा रहा हूँ, जो बच्चे जो है इसका लाभ लेना चाहते हैं उनको आप शेयर करें, उनको बताएं वीडियो को, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।